नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, अभी हम लोग दरोगा का टेस्ट पेपर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट पेपर 4 तक देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत जो गुफाएं हैं एक साथ विद्यमान हैं, कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन है अजंता में, एलिफेंटा में, एलोरा में, कार्ले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा में, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अजंता भी महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? स्थापत्य का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन है तटीय मंदिर मालमपुरम, दूसरा है राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा में। चलिए ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, यानी कौन से शासक ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन है पल्लव वंश ने, चोल वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने और पाल वंश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा का गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट वंशों के शासकों ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, दूसरा है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, तीसरा है कैलाश मंदिर एलोरा में और पांचवा है कंदारिया महादेव जो मंदिर है खजुराहो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा में। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं कि किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रकूट वंश है, मौर्य वंश है, सातवाहन है और पल्लव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कैलाश मंदिर एलोरा में जो कैलाश मंदिर उसी का निर्माण कराया था। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक जो वंश था संबंध रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। 3 बार क्वेश्चन दे चुका। चलिए अगला देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माणकर्ता राष्ट्रकूट नरेश कौन था? तो ऑप्शन है दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और गोविंद तृतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर के निर्माणकर्ता थे कृष्ण प्रथम। जो कृष्ण प्रथम किस वंश से थे? तो राष्ट्रकूट वंश से। दोनों बात याद रखना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस धर्म को राष्ट्रकूट वंशों का संरक्षण प्राप्त था? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। राष्ट्रकूट वंश जो थे उसका संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन है नासिक, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अजंता और एलोरा गुफाएं स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ऑप्शन है नरसिंहदेव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक और कृष्णदेव राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव वर्मन ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव वर्मन ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा यानी श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, उसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो जो ब्लैक पैगोडा है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क उड़ीसा में है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है?
तो निम्नलिखित में से कौन एक सूर्य मंदिर है? तो ऑप्शन है लिंगराज मंदिर, राज रानी मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क मंदिर जो है ये सूर्य मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है गुजरात राज्य में स्थित है। और सूर्य मंदिर 3 राज्यों में स्थित है, एक उड़ीसा में है, दूसरा गुजरात में है और तीसरा जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो लिंगराज जो मंदिर है कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। 18 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सबसे बड़ा, सर्वाधिक बड़ा या सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में ही है, पुरी में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी का जो मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है? तो ये उत्तर भारत में पड़ता है, तो ये हो जाएगा नागर शैली में। दक्षिण में रहता है तो द्रविड़ शैली, और दोनों को मिल जाएगा तो बेसर शैली हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंकोर वाट का जो विष्णु का मंदिर है कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु का मंदिर है एक कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो पशुपतिनाथ जो मंदिर है ये नेपाल में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य होता है? गोपुरम का क्या मतलब होता है? तो इसका ऑप्शन है गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से और तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोरण के ऊपर जो अलंकृत बना रहता है, चित्र वगैरह बना रहता है और बहुमंजिला भवन से गोपुरम का मतलब निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश के शासकों ने चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन नगर में तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो ऑप्शन है सिंधु तथा झेलम के बीच, झेलम तथा चिनाब के बीच, चिनाब तथा रावी के बीच और रावी तथा ब्यास के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला स्थित था। सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला स्थित था जो अभी पाकिस्तान में है। चलिए अगला प्रश्न है कि सोनगिरी एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है, किस राज्य में स्थित है? तो सोनगिरी जो है राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। सोनगिरी ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थल है, दो भागों में बट गया था, दिगंबर और सितंबर, तो ये मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिलवारा का जैन मंदिर जो कहाँ स्थित है? तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान के माउंट आबू में है। चलिए अगला है कि दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा जो जैन मंदिर है ये राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? मंदिर एक कर्नाटक हम्पी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध नैमी सारनाय तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में स्थित है? नैमी सारनाय तीर्थ स्थल है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीतापुर में। कहाँ है? सीतापुर में है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ऑप्शन है विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय और पुलकेशिन प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ। चलिए
और चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वातापी में। कहाँ थी? वातापी में। चलिए अगला प्रश्न है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है, यानी किस अभिलेख में हुआ है, चाहे स्तंभ लेख में हुआ है। कवि कालिदास का नाम किस स्तंभ लेख में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कालिदास का नाम मिलता है। कवि कालिदास का नाम जो है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में मिलता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि जो चोलों का जो साम्राज्य था या चोलों का जो राज क्षेत्र था कहाँ तक फैला था? तो चोलों का जो राज क्षेत्र था ए कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक चोलों का साम्राज्य यानी दक्षिण भारत तक फैला। दक्षिण भारत में ही ये साम्राज्य फला फूला था। चलिए अगला है कि चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजौर में। चोल की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चोल युग निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल युग जो था किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो चोल युग था एक ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। स्थानीय, जिसको स्वशासन बोलते हैं, स्थानीय शासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए चोल काल जो संबंधित था, चोल वंश। अगला प्रश्न है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम जो था प्रशासन था, उत्तम ग्राम जो प्रशासन था, तो यही भी हो जाएगा चोल शासन में ही। चलिए अगला प्रश्न है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में मिलते हैं वे कहाँ स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर मेरूर जो शिलालेख है उसी में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में ब्यौरा मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति प्रायः कौन से आकार की है? तो कौन से आकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नटराज की कांस्य मूर्ति है, यही दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विशेष श्रेष्ठतम प्रतिमा मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो ये चोल कला का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन सा वंश उत्तरदायी है? तो ये पल्लव वंश उत्तरदायी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रथ मंदिर सबसे छोटा है? निम्नलिखित में कौन सा एक रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो ये हो जाएगा द्रौपदी जो रथ मंदिर है ये सबसे छोटा है। द्रौपदी जो रथ मंदिर है ये सबसे छोटा है। चलिए अगला है कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? जो 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 72 व्यापारी चीन के राज्य में भेजे गए थे, चीन देश में भेजा गया था। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो हम लोग तो जानते हैं चोल होगा, लेकिन ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो वो कौन ऐसा वंश हुआ? तो जो चोल वंश हुआ अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह कौन था? तो ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज, कुलोत्तुंग। तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम, जो चोल वंश का महान शासक हुआ जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, और ये श्रीलंका को भी जीता था राजेंद्र प्रथम ने। चलिए अगला है कि गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना की गई थी। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, तो सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाला राजेंद्र प्रथम था, जिसको सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न कौन है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, तो वो था कुलोत्तुंग प्रथम। कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तोल्काप्पियम ग्रंथ जो संबंधित है, तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है किससे संबंधित है, तो ये है व्याकरण और काव्य से। व्याकरण और काव्य से तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? शिल्पादिकारम के लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलंगो। कौन था? इलंगो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसमें पूछा ही वाला क्वेश्चन सब है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द प्रीलिप्स ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द प्रीलिप्स ऑफ इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेडु। कौन था? अरिकमेडु। चलिए अगला प्रश्न है कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये भी अरिकमेडु से ही प्राप्त हुई है रोमन बस्ती। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ है? संगम साहित्य से नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कदम्ब। संगम साहित्य से नहीं हुआ है। संगम साहित्य में चेर, चोल और पांड्य था, कदम्ब नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो संगम युग का जो राजवंश नहीं था वो पल्लव वंश नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का जो संकलन है कुरल किस भाषा में है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ग्रीक, तमिल, पाली और तेलुगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में। कुरल जो था तमिल भाषा में था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तमिल रामायण के लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कंबन थे, ये तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो वो था मणिग्रामम। जो मणिग्रामम था प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन है चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल वंश के मध्य और चोल और पांड्य वंश के मध्य जो था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तकोलम का जो युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट वंशों के मध्य में हुआ था। तकोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूट वंश के मध्य हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर है मलिक काफूर। मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि संगम युग में उदययूर किसके लिए विख्यात था या किस लिए विख्यात था? संगम युग में उदययूर, तो ये ऑप्शन है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का, आंतरिक व्यापार का। तो ये है कपास का जो व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र उदययूर के नाम था, उदययूर नाम से था, इसलिए वह विख्यात था। चलिए अगला प्रश्न है कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? पांड्य राज्य की जीवन रेखा, बेंगी नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। बेंगी नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? कौन एवं मनन, तो कौन एवं मनन जो होते थे ये राजा के लिए प्रसिद्ध होते थे, राजा के लिए प्रयुक्त होते थे कौन एवं मनन। चलिए अगला प्रश्न है कि तृतीय संगम कब हुआ था या कहाँ हुआ था? तृतीय जो संगम हुआ था कहाँ हुआ था? तो तृतीय संगम मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो
उत्तर भारत पर चालुक्य वंश ये दक्षिण भारत में था और राजपूत वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश किया था और चालुक्य वंश दक्षिण भारत में किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। कहाँ थी, बनवासी थी। और अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, तो ऑप्शन चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य। तो 69 का हो जाएगा सी, जो पांड्य वंश था ये अपना एक दूत रोम राज्य में भेजा था। चलिए अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरई में स्थित है, मदुरई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसे से संबंधित है। तो इतिहास का जो पिता था उसको हेरोडोटस कहा जाता है। हिस्टोरिका पुस्तक लिखा था और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। कौन है, विशाखदत्त। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋतु संहार के रचनाकार कौन थे। ऋतु संहार के रचनाकार कौन थे, तो यह है कालिदास। ऋतु संहार कालिदास लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं, कालिदास। चलिए अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरित, 10 कुमार जो चरित है किसने लिखा है, तो ये दंडी ने लिखा है। 10 कुमार चरित दंडी ने लिखा है और उत्तर रामचरितमानस ये तुलसीदास। चलिए अगला प्रश्न है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है। कुमार संभव तो ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है, तो चलिए कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव और जानकी हरण। तो जानकी हरण नहीं लिखा गया है और बाद बाकी सब लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। कौन है, पाणिनि। और अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। जो चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से है। चरक संहिता जो पुस्तक चिकित्सा से स्थित है, संबंधित है, स्थित नहीं। और मिलिंद पन्हो क्या है, तो मिलिंद जो पन्हो है ये पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो नागसेन जो थे उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। मिलिंद और नागसेन के जो प्रश्न का संग्रह था ये पाली ग्रंथ है, मिलिंद पन्हो। और मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध वृक्ष के मध्य संवाद का रूप है, वह कौन थे, तो वो नागसेन थे। कौन थे, नागसेन। चलिए अगला प्रश्न है कि कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था। कलहन की राज तरंगिणी को आगे किसने बढ़ाया था, तो कलहन की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाने का काम किए थे बिलहन एवं मृतुंग, बिलहन एवं मम्मट, जोनराज एवं मृतुंग, जोनराज एवं श्रीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोनराज एवं श्रीवर ने कलहन की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाने का काम किया था। और अगला प्रश्न है कि सौंदरानंद किनकी रचना है, तो सौंदरानंद जो है ये अश्वघोष की रचना है। किसकी है, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के जो लेखक है अश्वघोष, उन्हीं की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है कि नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक जो थे इस लेखक थे हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 ग्रंथों में कौन सा विश्वकोणीय ग्रंथ है। तो निम्नलिखित 4 ग्रंथों में अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता और अष्टांग गृहदय, जो इसमें ऑप्शन नंबर जो बृहत संहिता सी है ये विश्वकोणीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि कालिदास की साहित्य कृति कौन सी नहीं है। तो साहित्य कृति कौन सी नहीं है, तो मृच्छमटिकम जो है ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। शूद्रक के द्वारा लिखा गया था और बाद बाकी मेघदूतम, ऋतुस्वार और विक्रमो वर्षियम जो लिखे थे एक कालिदास लिखे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था। मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था, तो इसमें नायक की भूमिका अग्निमित्र के द्वारा निभाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है। स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भास। कौन है, भास। चलिए अगला है कि गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो ये
लक्ष्मण सेन बंगाल के शासक थे, अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन, उन्हीं के सभा को अलंकृत करते थे। अगला प्रश्न है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल प्राप्ति पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये गीता में कहा गया है। ये कहाँ कहा गया है? गीता में। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, ये गीता में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये महाभारत में कहा गया है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह महाभारत में कही गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया, तो जो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित, जिसका 5 भागों में बांटा गया है, इस ग्रंथ का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, यह हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो बीजगणित में सबसे ज़्यादा योगदान जो था ऑप्शन नंबर सी, जो भास्कर ने दिए थे। आर्यभट्ट भी शून्य का आविष्कार किए थे, लेकिन विशेष योगदान के लिए भास्कर को जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। कौन थे? भास्कराचार्य थे। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट जो थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। और अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो जो मनुस्मृति संबंधित है ये सामाजिक व्यवस्था से है, लेकिन कभी कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा ये विधि से, कानून से संबंधित है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम पढ़े हैं तो यह समाज व्यवस्था से ही संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, मनु के द्वारा लिखा गया था, जिसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माण माना जाता है, निर्माता माना जाता है? तो विधि निर्माता जो माना जाता है ये मनु को माना जाता है। किसको? मनु को माना जाता है। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई हैं। और पृथ्वीराज विजय के लेखक, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जो थे ये हो जाएंगे ज्यानक। कौन थे? ज्यानक। पृथ्वीराज विजय का लेखक ज्यानक हैं, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। और राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक कौन था? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय जो शासक था वो जयसिंह था। कौन था? जयसिंह। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं सेट नंबर 6 को लेकर। जय हिंद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्नों का संग्रह है, ऐसे ही पूरा इसको सेट कराया जाएगा। 100 प्रश्नों का जो 100 सेटों का ये संग्रह है। चलिए।